गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे उसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ओजोन परत क्षरण के बारे में पढ़ा। अगली पर्यावरणीय समस्या है जो हमारे सिलेबस में है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं ना, हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रीन हाउस प्रभाव होता है क्या है, इसकी हम चर्चा करें। पर्यावरणीय समस्याएं तो हमें पता है कि यहाँ के पर्यावरण के लिए एक समस्या ही एक ग्रीन हाउस प्रभाव है। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता कैसे है कि पर्यावरण में विद्यमान विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जब इनका सांद्रण बढ़ जाता है, CO2 जैसी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों की हम बात करते हैं, हम मीथेन की बात करते हैं, ये गैसें क्या करती हैं, इन गैसों का जब क्या हो जाता है, वायुमंडल में सांद्रण बढ़ जाता है। जब वायुमंडल में इनका सांद्रण बढ़ जाता है, हम चर्चा करते हैं जैसे कि ये धरातल है। ठीक है, धरातल पे ये सूर्य की जो किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें, सौर तरंगे, सूर्य की किरणें, सौर विकिरण की हम बात करते हैं, सौर विकिरण की हम बात करते हैं, ये धरातल पर आती है, सौर विकिरण धरातल पर आती है और धरातल से टकराने के पश्चात ये क्या होती है, वापस चली जाती है किस रूप में, पार्थिव विकिरणों के रूप में। किस रूप में जाती है, पार्थिव विकिरणों के रूप में। इन्हें तो हम क्या कहते हैं ना, लघु तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु तरंगे कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं दीर्घ तरंगे। क्या कहते हैं, इन्हें हम दीर्घ तरंगे। किरणें धरातल पर टकराने के पश्चात वापस चली जाती है। इस प्रकार से पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। लेकिन ये CO2, NO2, CH4 जैसी गैसें जब क्या होता है, वायुमंडल में इनका सांद्रण बढ़ जाता है, CO2 जैसी गैसों का सांद्रण बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसों का बादल सा बन जाता है, जो क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को, जो सूर्य से आने वाली किरणों को धरातल पर तो आने देता है, लेकिन जब ये पार्थिव विकिरणें धरातलीय तरंगों के, दीर्घ तरंगों के रूप में जब वापस ये जाती हैं, तो इन्हें अवशोषित कर लेता है और अवशोषित कर वापस धरातल पर भेज देता है, जिससे धरातल का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और धरातल का तापमान किस कारण से बढ़ रहा है, यहाँ पर इन ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से। तो इस प्रकार ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से धरातल का तापमान बढ़ जाता है और इस प्रभाव को ही क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। कि सूर्य की जो किरणें धरातल से टकराकर जो वापस जा रही है, CO2 की परत से अब्जॉर्ब कर वापस धरातल की ओर भेज देती है, जिससे यहाँ का तापमान बढ़ने लगता है और इस प्रकार उत्पन्न प्रभाव को ही क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं हरित गृह प्रभाव के क्या कारण हैं। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या होंगे, इन गैसों का जो सांद्रण जो बढ़ रहा है वही हरित गृह प्रभाव के कारण है। अब इन गैसों का सांद्रण किससे बढ़ रहा है, अगर हम चर्चा करें उद्योगों से, उद्योगों में विभिन्न प्रकार से जो कार्य किए जाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि का उपयोग किया जाता है और जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की मात्रा होती है, वो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। वही जो वनों का विनाश किया जा रहा है, तो एक तो क्या हो रहा है, उद्योगों से निकला हुआ धुआं की हम बात करते हैं, वनों का विनाश हो रहा है, वनों की कमी हो रही है। वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसे क्या कर लेते हैं ना, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, यानी स्टार्च बनाने की जो प्रक्रिया उसमें काम में लेते हैं। लेकिन अब पेड़ पौधों का विनाश हो जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस क्या होगी, वायुमंडल में बढ़ेगी, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होगी। वही हम बात करते हैं कोयले, तो जीवाश्म ईंधन उनका हम दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, उससे भी ये गैसें बढ़ती हैं। और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर उद्योग की हम चर्चा करें, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर बनाए जाते हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, CFC जैसे गैसें निकलती है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। आगे हम चर्चा करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव जब हो रहा है तो इसके क्या दुष्परिणाम है, हमें क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। दुष्परिणामों में हम बात करें, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो हमने बात की कि क्या हो रहा है, अभी भी हमने पढ़ा था कि धरातल के तापमान में वृद्धि हो रही है और तापमान में वृद्धि लगभग बताया जा रहा है कि विश्व के औसत तापमान में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है और ऑक्सीजन की कमी से वृक्षों के बने रहने की समस्याएं कम होती जा रही है। दूसरा हम बात करते हैं कि तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, वर्षा में वृद्धि हो रही है। तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वर्षण चक्र पूरी तरह से बदल जाता है। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होती है, बाढ़ें आते हैं, कुछ स्थानों पर मरुस्थल बारिश नहीं होती है, तो वर्षा चक्र में बदलाव आने से वहां पर मरुस्थलों का विकास हो जाता है। और तापमान बढ़ने से क्या होगा, हिम सतह, जो बर्फ सतह है, जो क्या होगी, पिघलेगी। जो ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो कहाँ जाएगी, समुद्र में जाएगी और समुद्र में जाएगी तो समुद्र का जो
जल स्तर है उसे बढ़ा देती है, जिससे क्या होने लगते हैं, तटीय क्षेत्र डूबने लग जाते हैं। जिससे क्या होता है, तटीय क्षेत्र डूबने लगते हैं। और जो वनस्पति क्षेत्र हैं इनमें भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। घास क्षेत्र, वन क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन होता है। अकाल की यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ग्रीन हाउस गैसों से प्रमुखतः हम चर्चा करें, बीमारियों के स्तर में भी वृद्धि होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां यहाँ से होती है। अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करें, विभिन्न प्रकार से कीट पतंगों की उत्पत्ति होती है और बीमारियां भी बढ़ती है। अंत में बात करें, जैव विविधता को भी इससे खतरा है। जैव विविधता की हम बात करते हैं। देखो, जैव विविधता क्या होती है, जीवों की विविधता। अगर इस प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता रहा तो विभिन्न प्रकार की जो प्राणी जात और वनस्पति जात की जो प्रजातियां हैं वो नष्ट होती जा रही है। इस प्रकार से हम बात करें कि विभिन्न प्रकार के हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के दुष्परिणाम हमें जो देखने को मिले उनके हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं कि वैश्विक तापमान से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है, वैश्विक तापमान से लगभग भारत जैसे 6 देशों पर क्या पड़ रहा है, इसका तापमान वृद्धि का प्रभाव पड़ रहा है। कहाँ कहाँ पे, नेपाल, मालदीव, भारत, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ पर तापमान बढ़ने की या तापमान इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है, जिससे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो समय पर फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, तो खाद्यान्न का जो संकट है वो भी हमारे सामने आ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि तापमान जो बढ़ रहा है, भूमंडलीय जो ऊष्मन हो रहा है, उसका जो प्रमुख भूमंडलीय ऊष्मन के लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए प्रमुख जिम्मेदार है। और इस प्रकार वहाँ पे गर्मी जब बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो गेहूं की बालियां विकसित नहीं हो पाती हैं और उत्पादन अच्छा प्राप्त नहीं हो पाता है। और हमने जो चर्चा की, विभिन्न प्रकार के जो क्या होते हैं कि जो तटीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र, वो क्या हो रहे हैं, समुद्र जल स्तर बढ़ने से डूबते जा रहे हैं। ऐसा ही हम उदाहरण देखते हैं, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम के कई द्वीप क्या हो जाएंगे, बांग्लादेश, और बांग्लादेश क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि अगर इस प्रकार से हमने कंट्रोल नहीं किया तो पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। और जैव विविधता को खतरे की हम बात करते हैं, जैव विविधता को खतरा है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है, उसके गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्रीन हाउस प्रभाव से पिघलने के कारण, तापमान बढ़ने के कारण, पिघलने के कारण क्या होता जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव से बहुत से हमें नुकसान देखने को मिल रहे हैं। हमें क्या चाहिए कि हम ग्रीन हाउस प्रभाव कम करें, जिससे कि जनजीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। वही हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के उपाय। क्या उपाय हैं जिनसे ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, उपाय हम क्या कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग कर रहे हैं, ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, घरेलू ईंधन में लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, इसका हम उपयोग कम करके निर्धूम चूल्हों का उपयोग करें। इस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। और क्या कार्य किए जा सकते हैं, वृक्षारोपण जो मुख्य कार्य है मानव के द्वारा जो किया जा सकता है, वृक्षारोपण, इस पर सर्वाधिक जोर दिया जाना चाहिए। वृक्षारोपण ईजी भी है और प्रत्येक मानव की पहुंच तक भी है, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो CO2 की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो CFC की हम बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके प्रयोग को रोकना है कि विभिन्न उद्योग जिनसे CFC जैसी गैसें निकल रही है, कहीं ना कहीं हमें ऐसे प्रयास करने हैं या ऐसी तकनीक को डेवलप करना है, विकसित करना है, जैसे कि इस CFC जैसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस वायुमंडल में न जा पाए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर समय रहते ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम नहीं किया गया तो क्या होगा, आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, समुद्र जल स्तर बढ़ेगा, तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे, तापमान में परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा और जनजीवन सामान्य नहीं हो पाएगा, खाद्यान्न की समस्याएं बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। उसी के साथ साथ हमें वृक्षारोपण करना है।